अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, अदालतों से बड़े अहम फैसले आए हैं और यके बाद दीगरे आए हैं। तमाम ही केसेस में जो कि फैसले आए हैं उनके मुताबिक साबिक चेयरमैन PTI इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी गई है। साइफर केस में 10 साल, फिर तोशा खाना केस में 14 साल और अब इद्दत के अंदर निकाह केस में, गैर शरई निकाह केस में 7 साल की सज़ा सुना दी गई है। और इतना ही नहीं बल्कि इस केस में साथ ही साथ बुशरा बीबी साहिबा को भी 7 साल कैद सुनाई गई है और इसी तरह से तोशा खाना नैब केस में उन्हें भी 14 साल कैद सुनाई गई है। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी साहब भी सज़ा के नरगे में आए हैं और उन्हें भी 10 साल कैद सुनाई गई है। ये यके बाद दीगरे जो मुकदमात आए हैं, जिस अंदाज से ये मुकदमात चले हैं और जिस तेज़ी से इनके फैसले आए हैं, इसके ऊपर बहुत से आइनी और कानूनी माहिरीन अपने तौर पर सवालात उठा रहे हैं। तो दूसरी तरफ तज्ज़ियाकार ये भी जायज़ा ले रहे हैं कि आखिर इन फैसलों का अवामुन्नास पर असर क्या होगा और ये भी कि आइंदा जो अब चंद दिन बाकी रह गए हैं इलेक्शन में, उस दिन क्या अवाम मायूस होकर घर बैठ जाएगी या फिर इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर रिएक्शन के तौर पर बाहर निकलेगा और बल्कि पहले से ज़्यादा बड़ी तादाद में वोट डालेगा। तो ये भी बड़ा अहम पॉइंट होगा डिस्कशन के लिए, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो शेख रशीद साहब हैं उनके गिर्द भी ऐसा लग रहा है कि शिकंजा कसा जा रहा है। 9 मई के हमले में उन्हें भी मुलविस तो करार दिया गया था, यानी नामजद मुल्जिम हैं वो, और इसके साथ अब वादा माफ गवाह भी सामने आ चुके हैं, सदाकत अब्बासी साहब और वासिक कुयूम साहब, और उन्होंने ये बताया कि लाल हवेली में 9 मई के सारे वाक़यात की प्लानिंग हुई। तो शेख साहब के लिए भी हालात कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। ओवरऑल जाहिर है कि इस वक्त इलेक्शन का माहौल है, कैंपेन भी जारी है, तो ये सारे हंगाम जो ये अहम खबरें हैं इसका हम पूरी तरह भरपूर तरीके से जायज़ा लेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और इस वक्त हमें इस स्पेशल सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं माहिर क़ानून एतजाज़ एहसन साहब। एतजाज़ एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त दिया। और आज बस अजीब से ही मौज़ूआत हैं जिस पे बात कर रही हूँ और मैं ख़ुद बड़ी अजीब सा फील कर रही हूँ, तकलीफ़ में भी हूँ कि आज हम किस तरह की चीज़ें जो हैं वो देख रहे हैं सारा दिन डिस्कस होते हुए टीवी के ऊपर और मामला। तो एतजाज़ एहसन साहब, यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। जो आज सबसे पहले फ़ैसला आया है इद्दत में निकाह का, सर ये इस किस्म के फ़ैसले की पहले तो कोई नज़ीर नहीं मिलती थी, इसलिए मुझे समझ भी नहीं आ रही कि मैं सवाल भी इस पर क्या करूँ। ये क्या फ़ैसला है और आप समझते हैं कि इसको किसी भी तौर कानूनी तौर पर परखा जा सकता है, आइनी तौर पर परखा जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं, मैं तो खुद हैरान हूँ और बहुत परेशान हूँ कि ये क्या हो क्या रहा है और किस तरह अदालतें हमारी इस्तेमाल हो रही हैं और वो एक इंस्ट्रूमेंट बन गई हैं, एक किसी मंसूबे का जो खबर नहीं क्या कौन बना रहा है और क्या है। क्योंकि ये तो बिल्कुल जुडिशियल अनार्की की किस्म की बात हो गई है कि जो मर्जी चाहे फैसला कर दो। आप देखो, इसमें मोटी मोटी बातें जो कल के फैसले में है, ये मुतनाज़ा बात है। मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ और मैंने जो अभी सुना है और देखा है और जितना पढ़ा है कि एक शादीशुदा या तलाकशुदा मर्द और औरत के दरमियान और अगले किसी मर्द के साथ खातून की शादी करने का वक्फा जो जिसको इद्दत कहते हैं वो कितना होना चाहिए। तकी उस्मानी साहब जैसे मोतबर आलम ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच पे भी रहे, उन्होंने उनके मुताबिक 29 दिन एक जजमेंट में भी काफ़ी हो सकते हैं। फिर इसके अलावा जो गांधी साहब फरमाते हैं, जो मैंने सुना उनको कि, और मुझे उसमें बड़ा मंतक लगा कि ये असल में देखना चाहिए कि किस मकसद क्या है किसी भी हुक्म का, पुराने हुक्म का या हदीस में हो। तो वो ये है, इसमें मकसद ये है कि पैदा वल्दियत किसी बच्चे की, नौमौलूद की, दो शादियों के दरमियान वो मंसूब हो सके किसी एक मर्द से, ये एक वालिद से। क्या आप इज्जत की बात करते हैं? और फिर वो ये भी फरमाते हैं उलमा, जो मैंने अभी सुन भी रहा हूँ, टीवी पे भी आ रहा है, कि ये इससे औरत का बयान हतमी होना चाहिए और होता है, क्योंकि कुरान पर्दा डालना चाहता है इस्लाम अयूब पे। तो ये भी अजीब बात है। अच्छा, फिर
अब अमल तो नहीं हुआ। अच्छा, फिर जो गवाहान है उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, वो तज़किया शहूद पे किस तरह पूरा उतरते हैं। एक गवाह है जिसका बिल्कुल अब दुश्मनी है इमरान से, क्योंकि वो अवान चौधरी उनको पार्टी को छोड़ के और अब बहुत नाराज हालत में है। दूसरा गवाह है जो शौहर है, वो कहता है, वो पहले तो कहता है जिस दिन उनकी शादी होती है इमरान की और बुशरा बीबी की, उस दिन वो कह रहा है जितनी पाक बाग शरीफ पाक दामन फारसा नेक खातून मैंने कभी देखी ही नहीं और ना दुनिया में मिलेगी। आज 5 साल बाद वो एक बयान का होता है जिसका वो करवा के आता है, वापस आता है, उससे करप्शन के केसेस हैं जिसमें वो गिरफ्तार होता है और वो वापस आता है तो वो बिल्कुल बदला हुआ है, उसने बयान भी बदला हुआ है और आके वो तकासे के पीछे पड़ जाता है और उसकी पैरवी करना और फिर जोर शोर से करनी शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि अदालतों में भी वो लड़ता है। अब इसकी इन दो की क्रेडिबिलिटी क्या है, जबकि इस्लाम तो बड़े तज़किया शहूद के बड़े बहुत ही ऊंचे दर्जे हैं उसके। अब इसके अलावा साहब अभी सिर्फ एक यही नहीं, बैक टू बैक 3 केसेस के फैसले आए, सब के सब इमरान खान साहब के खिलाफ आए, सब के सब केसेस इतनी तवील समातें एक दिन में हुई और ऐसा लगा कि उजलत में आए सबकी ये राय। इनका क्या मकसद आपको नजर आता है कि बैक टू बैक हैट्रिक होनी केसों की और इस तरह से सजा सुनाई जानी, इसका मकसद क्या नजर आता है आपको? ये तो समीना मेरा ख्याल है बड़ी ऑब्वियस बात है, माफ कीजिए मैं आपसे ज्यादा बात कर रहा हूँ, लेकिन ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है। ये तो 8 फरवरी के लिए पेशबंदी की जा रही है, सिर्फ 8 फरवरी। ये जज भी जानते हैं कि उनके केसेस, उनकी ये फैसले नहीं अपहोल्ड होंगे। ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह। ये इस तरह है जिस तरह एक वनडे मैच हो या T20 मैच हो, एक टीम इस्तगासे की उतरे मैदान में बैट्समैन हो उनके और उनको पूरा मौका दिया जाए कि वो चाहे 35 पे ऑल आउट हो जाए, पर उनको मौका दिया जाए पूरा और वो बैटिंग करके अब उसके बाद दूसरी टीम ने जब जाना हो खेलने अंदर तो उस पे वो उनका कहाँ से शुरू होता है इनिंग सेक्शन 342 जिसका बहुत चर्चा हो रहा है कि शायद मुल्ज़म के बयान से, मुल्ज़म अपने बयान में 342 के में अपना सारा केस स्टेट करता है और बताता है और अपना सारा मौक़िफ़ बताता है। 342 के बाद उससे पूछा जाता है क्या तुम कोई गवाह या कोई शहादत या सबूत पेश करना चाहोगे अपने हक में, तो वो कहता है हाँ अगर वो करना चाहता है। इधर इन्होंने तोशा खाना के तमाम वो रिकॉर्ड जुनेजो साहब से लेके काकर साहब तक मंगवाने थे। उधर वो अच्छा अब यहाँ से शुरू होता है दूसरी टीम का इनिंग, दूसरी टीम की इनिंग पर 35 पे सारी टीम पहली आउट हो जाए और दूसरी टीम को कहा जाए कि आप अपनी बैटिंग कर सकते, खत्म हो गया मैच में जीत गए। ये इस तरह हुआ है। अच्छा साहब, डिफेंस में अपनी मौका पेश करना थी सारी दुनिया के सामने आता, कुछ थोड़ा सा प्रेस तो वहाँ पहुंचा हुआ है, वो अपने 342 के बयानात प्रेस में भी देते, मीडिया पे भी देते, हम पढ़ते कि उनका मौकफ क्या है। तो उससे पहले ही इन्होंने मैच ऑफ कर दिया कि जी मैच खत्म। अब ये तो सेट असाइड होने ही होने हैं, ये तो इनके मुंह पे पड़नी है किसी भी इस हाई कोर्ट में। मैं कहता हूँ ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने लगा दें, ये रह ही नहीं सकते, मौका ही नहीं दिया गया दूसरी साइड को और उनको सजाएं इतनी इंतहाई कि उससे तत्व सारी जाहिर होता है। अब एक टीम को बैटिंग करने दी, उसने स्कोर किया, दूसरी टीम को उतरने ही नहीं देते। फिर एक और दिलचस्प इसमें एनालिसिस बताओ, वो जो इस्तगासे के वकला थे उनको कहा कि आप मुल्ज़िमों की जानिब से गिरा करें इस्तगासे के गवाहों की। अब ये अजब बात है, ये इस तरह है जिस तरह जब बैटिंग कर रही थी पहली टीम और 35 पे आउट हो रही थी तो यकदम जो अंपायरों ने बैटिंग साइड को कहा कि आप अपने जो अच्छे 4 बॉलर हैं वो भेज दें और वो आपके ही बैट्समैनों को बॉलिंग करेंगे।
और वो फील्डिंग साइड जो है वो साइड पे खड़ी कर दी उन्होंने, और 4 बॉलर उनके लेके वो आपस में बैटिंग भी उनकी, बॉलिंग भी उनकी, दुआ भी उनके, गिरा भी उनकी तरफ से। ये तो दुनिया में कभी सुना ही नहीं है। ये लीगल रसालों में और जूरिस्प्रूडेंस के रसालों में इन जजमेंट का जिक्र आएगा। शर्मिंदगी से जो भी झुक जाए। चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि ये तो आपने कानूनी पहलू बता दिए, मैं ज़रा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो मुख्तलिफ सियासी थ्योरियाँ हमारे यहाँ चलती रहती हैं, उनमें से एक ये भी है कि अगर इमरान खान साहब की कोई डील हो जाती, मामला तय पा जाते, तो फिर आप क्या समझते हैं, फिर इन मुकदमात के फैसले आज मुख्तलिफ होते? बिल्कुल मुख्तलिफ होते, उसमें जिक्र ही ना होता इनका। और ये तो फैसले हैं ही, सिर्फ 8 फरवरी को ये सबको पता है कि आपने परसों तक फैसला करना है। देखिए 2 दिन पहले ये होती है, इसमें इद्दत वाले केस में चार्जशीट मुरतब होती है, यानी इंडाइटमेंट होती है 2 दिन पहले, और उसमें के बाद तो 21 घंटे बैठ के अदालत बैठ के वकला भी थके हुए हैं, मैंने जिनसे बात की है, वो बैठ के और फिर एकदम फैसला सुना देते हैं, और फैसला भी लिखा हुआ नहीं देते, वो सुना देते हैं जुबानी तौर पे। ना मुल्ज़िमों को दिया, अभी पता नहीं लिखा भी है कि नहीं, पर उन्होंने डेडलाइन एक मीट करनी थी कि सुर्खी लग जाए इमरान खान को 7 साल और सजा हो गई। अब उससे जो उनका काउंटर प्रोडक्टिव जो चल रहा है, मेरा ख्याल है जितना इमरान खान को पिछले 1 हफ्ते में उसका वोट बैंक बढ़ा है, शायद पहले उसका सारा मिला के नहीं था। मुझे जो कहते हैं आप मिलते हैं तो वो कहते हैं ये पहले तो नहीं थी जाना, वोट पान हो जाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, तो चौधरी साहब आप क्या समझते हैं कि इन फैसलों के जो असरात हैं वो इलेक्शन के रिजल्ट पे आएंगे? नहीं, ये फैसले तो आज रह ही नहीं सकते। मैंने आपको नहीं सर, फैसले तो सर नहीं सर, चौधरी साहब 8 फरवरी तक तो नहीं ना ये हो सेटिस्फाइड होंगे। मैं कह रहा हूँ 8 फरवरी को जो होने वाले इलेक्शन हैं, जो एजेंडा है, क्या इन फैसलों से उस पर कोई असर होगा, प्लस या माइनस? मेरा ख्याल है उस पर उल्टा असर होगा, जो असर कराने वाले चाहते हैं, जो ये असर उल्टा हुआ है, क्योंकि इससे मेरा ख्याल है इमरान खान से हमदर्दियां लोगों की बढ़ गई हैं। अच्छा, ये कहिएगा एतजाज हसन साहब के अब इस सारे केस में आपको आगे 8 फरवरी का जो इलेक्शन है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि वो इलेक्शन भी बिल्कुल डिस्क्रेडिट होके रह गया है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जितनी उससे पहले चीज़ें हुई हैं, जिस तरह फैसले भी जिसमें शामिल हैं, बल्ला छीनना भी शामिल है, कैंपेन नहीं करने दी जा रही वो भी शामिल है, तो उसके बाद आपको लगता है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसके रिजल्ट्स काबिल कबूल हो सकते हैं? उसकी क्या हैसियत हो? नहीं, उनकी तो हैसियत पहले से ही कोई नहीं, अभी तक इन फैसलों से पहले भी कोई नहीं। जब इन्होंने वो नोचने शुरू कर दिए, छीनने शुरू कर दिए कागजात नामजदगी, जब इन्होंने तायीद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा को उठाने शुरू कर दिए, जब इन्होंने तमाम मुल्क में एक ही जमात की रैलीज को ख़त्म करना शुरू कर दिया। अब इतनी अच्छी ये इलेक्शन जा सकती थी। आपको मैं बताऊं, जो लहजा मिसाल के तौर पे और जो कंटेंट बातों का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, अगर उस लहजे में थोड़े से मुस्कुराहट के साथ पार्लियामेंट्री ज़बान में तनकीद भी की जाती रहती और इख्तिलाफ भी किया जाता रहता और एक पुरअमन माहौल भी रखने की कोशिश की जाती रहती, तो सारी इलेक्शन कितनी खुशगवार होती, कितनी अच्छी होती। लेकिन यहाँ एक बंदे को बंद करके उसको टोटली सील ऑफ करके और फिर उसके खिलाफ इस तरह की वो लगा के आप दिखा के, और वो कोर्ट ऑफ स्टार चेंबर कहते हैं, तो वो दिखा के आप समझते हैं कि इंसाफ का लोग मान लेंगे कि इंसाफ हुआ है, लोग मान लेंगे कि इमरान खान और बुशरा बीबी में कोई नाजायज ताल्लुकात थे। ये किस तरह मानेंगे? ये कोई मनवाने वाली बातें हैं कि आप कौन पेश कर रहे हैं, एक कौन चौधरी और एक
ये दूसरा माने का। अच्छा चौधरी साहब गुजारिश ये है कि क्रेडिबिलिटी इनकी हो या ना हो, लेकिन 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाते हैं अगर, और जो भी रिजल्ट आ जाए, जो हुकूमत जिस जमात की भी बन गई तो हुकूमत तो बन जाएगी, तो वो हुकूमत तो चला ही लेंगे, फिर क्रेडिबिलिटी हो या ना हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पीटीआई की मुश्किलात तो कम नहीं होंगी? नहीं, पीटीआई की मुश्किलात कम इस वजह से हो जाएंगी, मेरा ख्याल है एक उन्होंने दानिशमंदी की है, जो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन गलत है, इलेक्शन में हमें हिस्सा लेने देने नहीं दिया जा रहा सही बातों में, पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। अब वो लड़ेंगे, जब वो कहते हैं तो दूसरी तरफ लड़ जाते हैं, और वो कहते हैं ये तो वो मानते नहीं, इसको और सजा दो, इसको और टाइट करो, वो फिर नहीं मानते। तो ये वो डिफीट कर रहे हैं पैसिफिज्म से और अदम तशद्दुद की पॉलिसी से। वो जो उनसे हुई है या उनके खिलाफ साजिश हुई है 9 मई की, किसकी साजिश किसने की है, किसके खिलाफ की है, वो मौक़िफ़ हो सकते हैं, लेकिन ये जो है इस बारे में मेरे ज़हन में कोई शक नहीं कि इससे तो बेहतर पोजीशन में हो जाएगी पीटीआई अगर उसके 30, 40, 50 भी आ जाते हैं एमएनए। और वो तो ये इस दफा उन्होंने अच्छी हिकमत अमली बनाई है कि इलेक्शन का बॉयकॉट भी नहीं किया और उसके साथ साथ पुरअमन रहते हुए जिस तरह भी है लेकिन सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं और बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका एतजाज़ हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पर एतजाज़ हसन साहब ने केसेस के जो लीगल पहलू हैं उस पर भी बात की है और जो उसके सियासी असरात है उसके हवाले से भी रोशनी डाली। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन वेलकम बैक, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ना साहब, आज ये इद्दत के निकाह केस का जो फैसला आया है, ज़ाती तौर पर मैं तो और मेरा ख्याल है जितना मैं आपको जानती हूँ आप भी इस किस्म के मौज़ूआत पर बात करने में कोई इतने कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन जाहिर है कि एक बड़ा फ़ैसला है, एक बड़ी ख़बर है, तो हमें डिस्कस तो करना ही पड़ता है। लेकिन ये गैर शरई निकाह केस में जो फ़ैसला आया है, 7 साल की सज़ा भी दी गई है और निकाह भी उन्होंने कहा है कि ख़त्म है, यानी अब ये उस तरह से मियाँ बीवी ना कंसिडर किए जाएँ। तो ये जो फ़ैसला है, ये क्या फ़ैसला है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसकी मिसाल हिस्ट्री में नहीं हमें मिलती कभी कि किसी का अदालत ने इस तरह से निकाह मंसूख किया हो जबकि मियाँ बीवी दोनों मान रहे हों कि हम मियाँ बीवी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मीना, देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो इस्लामी पहलू होते हैं इस तरह के, ये मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जज साहिबान, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो हैं उनसे भी ज़्यादा बेहतर तो जो हमारी इस्लामी नज़रियाती कौंसल है, मुफ्ती साहिबान हैं, उलमा कराम हैं, उनकी राय साहिब ज़्यादा। लेकिन उनके मुताबिक भी जो ये चीज़ें हैं, आप देखें अदालत ने माजी में भी इस हवाले से मुख्तलिफ फ़ैसले दिए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्या ही अच्छा होता कि इतना कंट्रोवर्शियल फ़ैसले में अदालत जो है किसी इस्लामी, बेशक इस्लामी नज़रियाती जो कौंसल है उसी से रब्ता कर लेती कि आप हमें बता दें, थोड़ा सा हमें इसका बताएं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मियाँ बीवी जो है अगर उनका निकाह हुआ है तो इद्दत की जो मुद्दत है बिल्कुल पूरी करनी चाहिए, ज़रूर पूरी करनी चाहिए। इस्लाम ने जो चीज़ें बताई हैं, इस्लाम एक दीन फितरत है, इस्लाम सिर्फ एक मज़हब का नाम नहीं है। लेकिन मैं फिर आपने जैसे ख़ुद इंट्रो में कहा, ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं ज़ाती तौर पर ना इस पर ज़्यादा कमेंट करना नहीं चाहता कि आपने अगर मियाँ बीवी तो कह रहे हैं कि हम मियाँ बीवी हैं, तो उन्होंने जो ये किया या तो फिर आप उनको कर देते, अगर वो गैर वाकई ही वो निकाह ही नहीं है तो फिर इस्लाम में तो इसकी सज़ा ये तो नहीं है कि अदालत सिर्फ ये कह दे कि ये कानून नहीं है। अदालत में तो फिर बड़ी संगीन सज़ाएं हैं इस्लाम में। तो ये मामला नहीं, लेकिन वो तो फिर निकाह तो हुआ है ना। हाँ, उनके मुताबिक तो उन्होंने निकाह किया है। अब वो आप उसको निकाह को जायज़ करार नहीं दे रहे। हाँ जी, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अच्छा, निकाह तो निकाह होता है ना, अगर निकाह है तो वो जायज़ है। मैं अगर निकाह है तो जायज़ है, अगर जायज़ नहीं है तो फिर वो निकाह नहीं है। अब ये फैसला मैं या आप कैसे करें? मैं और आप तो ये फैसला नहीं कर सकते कि वो निकाह। आप समझते हैं कि ये यानी आम तौर पर तो अब जाहिर है इसको जिस अंदाज से पूरे तनाजुर में देखना पड़ेगा ना
कि जिस तरह का ये माहौल में सारा बना है केस और जैसे फैसले हुए हैं, 6 साल बाद उनको उठ कर याद आया कि जी ये निकाह ठीक नहीं था, वो कैसे फरीक थे, और जिस नहज पर हम पाकिस्तानी सियासत को ले आए हैं, ये कोई अच्छा शगुन है कि जिसके अंदर हम ये बात करें? ये समीना जो आपकी बात है, ये मैं इससे 100% मुत्तफिक हूँ कि ये अच्छा शगुन नहीं है। आपकी कोई तो हद होनी चाहिए, किसी जगह पे तो आप जाके ठहर जाएं, रुक जाएं। इस तरह तो ये होगा कि देखें, पहले आप किसी पे करप्शन के इल्ज़ाम लगाते थे, फिर आप उनको नीट एंड क्लीन भी कर देते थे, फिर मज़हब के बारे में लोग बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर आप इस तरह से ज़ाती ज़िंदगियों में हमले शुरू कर देंगे और ज़ाती मामला को इस सतह पे ले जाएंगे, फिर देखें किसी का भी जीना जो है ना वो महाल हो जाएगा। कोई भी सियासतदान, कोई भी लीडर फिर ये ना समझे कि कल को उसके साथ ऐसा नहीं उनके होगा, घर महफूज रहेंगे फिर। हाँ जी, किसी का घर फिर महफूज और नहीं रह वैसे ही सकता। हमारी सियासत इतनी उसमें आ चुकी है, गिरावट भी आ चुकी है और इतनी गलाजत भी आ चुकी है, इस तरह की चीजें फिर और इश्तियाल अंगेज होती हैं। हाँ, और फिर अब जाहिर है हर तरफ से फिर बात होना शुरू हो जाती है, हर तरफ से होगी, और इखलाकी गिरावट जो है फिर वो उसको आप रोक नहीं उसका फिर पाएंगे। कोई लिमिट नहीं होगी। चौधरी साहब, बड़ा ही अजीबोगरीब सा ये फैसला है, और इस पर जो मैंने ऑनेस्टली अभी तक रिएक्शन देखा सबका, मुझे तो कोई भी इसकी दादो तहसीन करता हुआ नजर नहीं आया। हर किसी ने, चाहे वो इमरान खान का, बुशरा बीबी का नाकिद ही क्यों ना हो, वो भी यही कहता नजर आया कि ये शर्मनाक बात है कि इस तरह की चीजें जो हैं वो अदालतों में जाएं और इस तरह के फैसले आए। आप किस तरह से देख रहे हैं, ये हम कहाँ आ गए हैं और ये क्या हो रहा है मुल्क में? देखिए समीना, ये जो आज का फैसला आया है, ये मैं समझता हूँ कि 1400 साल जो इस्लामी तारीख है उसमें इससे कभी फैसला जो है वो नहीं आया है। इस किस्म के जो फैसले हैं, ये बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि ये इखलाकी गिरावट की और इंसाफ के गिरावट की जो है ना, वो बिल्कुल आखिरी हद है। और जिस तरह से इस फैसले को आपने जो दिया गया है, सियासी मुखालफत पे दिया गया है, और इद्दत का बिल्कुल सिंपल सा असूल है, वो कायरा यूनिवर्सिटी हो, वो मिडल ईस्ट हो, वो बड़े सगीर पाक व हिंद के मुसलमान हो, वहाँ पे सिर्फ एक ही जो प्रिंसिपल ये है कि औरत जो है इद्दत का तयन करती है। अगर वो कह दे कि इद्दत पूरी हो गई है तो इद्दत पूरी हो जाती है। और निकाह जो है दो इंसानों के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान, हमारे शरई लिहाज से एक मुआहदा भी होता है, और एक ये इस तरह का एक इंतहाई निजी मामला जो है, अगर उस पे भी किसी की जो है वो हद नहीं रुकती, तो फिर इस इंतकाम का, इस इखलाकी गिरावट का अल्लाह ही हाफिज है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज ये जो फैसला दिया गया है ये बायसे शर्मिंदगी है, और इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान बतौर वकील मैं समझता हूँ कि इंसाफ की फराहमी के निज़ाम के ऊपर आम लोगों का और बल्कि आम व ख़ास का आज एतबार उठेगा। और अगर अदालतें जो है इस किस्म के मामलात में जिस तरह से मुदाखलत की गई है, इसकी ना तो कोई मिसाल है और ना ही इसको किसी तौर पे भी एक खुशाइंद बात करार दी जा सकती है। सियासत में मुखालफतें होती हैं, काफ़ी हद तक होती हैं, लेकिन इस तरह की इखलाकी गिरावट का ये मुकदमा कायम करना, इस मुकदमे में पेश होने वाले लोग और इस मुकदमे का फैसला करने वाले लोग, मैं इंतहाई माजरत के साथ मैं समझता हूँ कि आज वो हर तरह से मुर्तकिब हुए हैं, गुनाह के भी मुर्तकिब हुए हैं। शरई लिहाज से भी ये मुनासिब फैसला नहीं है, और कानून के लिहाज से तो बिल्कुल ही मुनासिब फैसला नहीं है। और इर्रेगुलर, अगर मैक्सिमम हो सकता है निकाह इरेगुलर होता तो रेगुलराइज हो जाता, लेकिन जिस तरह से जो इनके गवाहान है, जैसे मुफ्ती सईद जो है, वो अपनी एक वीडियो में कह चुके हैं कि औरत का बयान हतमी तसव्वुर हो जी। यानी कोई शख्स जो मुफ्ती भी हो, जो मौलवी भी हो, क्या वो अपने ज़बान बयान से इस तरह से मुकर सकता है? और क्या जज जो है उनके प्रीवियस बयान को इग्नोर कर सकता है? और ये समाअत के दौरान उनका बयान चला है सर, पिछले हफ्ते उनका ये बयान भी चला है और खावर मानिका साहब का भी बयान चला है, मुझे इल्म है। और जिस तरह से समीना पिछले चंद दिनों से अदालतें इस्तेमाल हुई हैं, या अदालतों का जो किरदार जज साहबान का रहा है, इंतहाई माजरत के साथ, वो किसी तौर पे भी किसी भी मयार के मुताबिक जो है, ना वो साफ था, ना वो शफाफ था, ना ट्रांसपेरेंट था, ना फेयर था, और इंतहाई हर तरीके से इसको आप कह सकते हैं कि
जो भी पीछे फैसले आए हैं इंक्लूडिंग दिस, ये बिल्कुल हर तरह के मयारात से गिरा हुआ एक फैसला है। ना कानूनी मयार के मुताबिक है, ना अखलाकी मयार के मुताबिक है, ना शरई और मजहबी मयार के मुताबिक है। इस पे जितना अफसोस किया जाए और इसकी जितनी मुजम्मत की जाए, जिस तरह जो चीजें तो कुछ ज़ाहिर है चौधरी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तफसील बताई है, लेकिन इमरान साहब कुछ चीज़ें तो कानूनी लिहाज से भी देखा जाए तो उस पर भी लोग बात करें। तीनों केसेस में जो सिमिलैरिटीज़ हैं, एक तो ये कि जिस तरह तेज़ी से कल 15 घंटे समाअत हुई है, परसों 12 घंटे समाअत हुई है, इतनी तवील किस्म की अदालत लगी है, ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी? फिर बैक टू बैक फैसले आना, और फिर हक़ जो गवाह है यानी हक़ दिफा जो होता है कि अपने गवाह नहीं वो पेश कर सके, वो किसी केस में नहीं उन्हें पेश करने दिए जाए, और हत्ता के जिरा का हक़ भी ख़त्म कर दिया गया। साइफर वाले केस में तो वकील भी छीन लिए गए और वहाँ पे जो स्टेट के काउंसिल थे वो उनको दे दिए गए। ये सब चीज़ों से तासुर क्या बना कि ये जेन्युइन फैसले थे या लगा कि ये सिर्फ इंतकामी कार्रवाई की गई? अच्छा समीना, मैं आपसे अर्ज़ करूं, पहली बात तो ये है कि जितना आपने ये सारा कुछ दिखाया ना और मज़लूमियत का जो आपने रोना रोया है, ये मज़लूमियत जानबूझ के अगर मैं कहूँ क्रिएट की जाती है। ये इसीलिए चीज़ें बनाई जाती हैं कि कल को उनके ही काम आ सके। होता क्या है, यहाँ जब शरीफ साहब पे मुकदमा था तो उनको क्यों अकामे पे सज़ा दी गई? इसीलिए दी गई कि दूसरे केसेस में साबित नहीं हुआ, अकामे पे दे दो, और कहीं ये भी था कि चलो कल को एडजस्टमेंट हो गई तो इनके लिए भी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे भी ये जो है लकूने, ये देखिए शराफी, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ ये शराफिया का मुल्क है। यहाँ पे गरीब आदमी को तो ना इंसाफ मिलता है उसकी। तो मुझे आप बताएं, कभी किसी माजे साजे के लिए 15 घंटे किसी केस का हुई है समाअत, चाहे उस बेचारे के साथ, यहाँ मैं लाहौर हाई कोर्ट की मिसाल, 3:30 बजे के बाद आपको कोई मिलता नहीं है अदालतों में। लाहौर हाई कोर्ट में ऐसे ऐसे केस में आपको बता सकता हूँ जिनमें एक एक घर से 7-7, 8-8 लोगों को कत्ल कर दिया गया। उस सारे पूरे घर में किसी बच्चे के अलावा बचा कोई नहीं लेकिन माजी में, लेकिन उसके बावजूद उस केस की तो समाअत कभी 2 घंटे भी नहीं हुई। उसमें तो कभी नहीं ये हुआ कि इतनी फौरी तौर पे इंसाफ होना चाहिए। हालांकि अगर कातिल को फौरी तौर पे सज़ा मिल जाए तो अगर बाद में कोई जुर्रत ना करे, लेकिन आप जब सियासी बुनियादों पे करते हैं तो आप मेरिट भी अगर करेंगे तो इस तरह से आप जब लकूने छोड़ेंगे और चीज़ें करेंगी तो आप पे तनकीद होगी। फिर आप ये कहेंगे जी अदालतों पे तनकीद होती है और ये होता है, आपके फैसलों पे तनकीद क्यों ना हो? उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपने खुद अगर मौके ये पैदा कर दी। ये जो आपने इमरान खान साहब के हवाले से ये तीनों फैसलों की बात की है, देखिए मैं कहता हूँ आप मान लें कि थी उन्होंने तोशाखाना में बड़ी ज़्यादती की, उन्होंने अरबों रुपए कमा लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन यहाँ पे लोगों का ये भी सवाल है कि एक फ़रीक के लिए तो आपने इतनी जल्दी कर दी और दूसरे फ़रीकों के फ़ैसले जो हैं, मुकदमात जो हैं, उनका भी कुछ बता दें वो क्या है। जो माजी में दूसरे हुक्मरान भी तो तोशाखाना से बहुत सारा कुछ लेते रहे हैं ना, और वो तो कई दफा बन चुके हैं। वजीर आजम भी मुख्तलिफ ओहदों पे जाहिर है वो ले चुके हैं। मेरा समीना ये भी सवाल नहीं है, मैं कहता हूँ ये एक दफा ही किसी ने लिया। मैं एक बात कह रही हूँ उनके तो पहले से चल रहे होंगी ना चीजें। मैं ये कह रहा हूँ कि एक दफा ही लिया, लेकिन आप ये तो देखें ना कि अगर आप एक बंदे को सजा दे रहे हैं तो फिर दूसरे को भी दें, तीसरे को भी दें, ताकि चौथा फिर जुर्रत ना करे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक को सजा मिल जाए दूसरे को पता भी ना हो। दूसरी बात ये खावर मानिका साहब का किरदार जो है ना ज़ाती तौर पे इस सारे केस में, इस बात का भी मुझे बड़ा ज़ाती तौर पे अफसोस है कि आप उनके साहब का शोहर हैं। आप एक मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ है, एक अल्लाह ताला ने बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड सा ताल्लुक़ रखा है। आप एक दूसरे की इज़्ज़त के मुहाफिज होते हैं, एक दूसरे के मुहाफिज होते हैं। तो आप अगर ताल्लुक़ एक ख़त्म भी हो रहे हैं कर रहे हैं तो आप इस तरह से करें कि एक दूसरे के इतने दुश्मन हो जाएं और एक दूसरे के किरदार की चीज़। तो मुझे तो ज़ाती तौर पे इस बात का भी बड़ा अफसोस है कि हम अपने बच्चों को, नौजवान नस्ल को क्या सिखा रहे हैं और क्या बता रहे हैं कि आपने क्या करना है। ठीक, लेकिन इमरान साहब अब जो आपने बात की है ना उस पर बात तो बहुत हो रही है, मैं भी उस पर बात करूँगी आगे भी मज़ीद, लेकिन मेरा एक सवाल इससे ज़रा ना एक कदम बढ़ के है चौधरी साहब। इसका मतलब ये है कि हम जब ये कहते हैं कि जी ये सारे छोड़े जाते हैं रास्ते खुद कि जी बाद को कोई सेटलमेंट होनी है, एडजस्टमेंट होनी है तो वहाँ से रास्ता भी मिल सके, लेकिन इस सारी कार्रवाइयों में हमने जो अपने अदलिया के निज़ाम का एक मजाक बना दिया, जो उसकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा दिया, बल्कि क्रेडिबिलिटी नुकसान क्या मतलब खत्म ही कर दी उसकी क्रेडिबिलिटी। अदलिया का निज़ाम वैसे है या क्रेडिबिलिटी? एग्जैक्टली वही मेरी क्रेडिबिलिटी आप जीरो कर देते हैं।
तो फिर उसका क्या हल है? वो क्या दोबारा बहाल हो सकती है इस तरह की चीज़ों से? किस मुंह से मैं अपना केस लेके ऐसी किसी अदालत के पास जाऊं जिस पे मुझे इतबार ही नहीं है कि ये एक आज़ाद अदालत है और ये आज़ादाना और सही कानून के मुताबिक फैसले करेगी? देखिए ज़मीना, यही तो सबसे ज़्यादा जो एक अफसोसनाक बात होती है, जो सबसे ज़्यादा खौफनाक नतीजा निकलता है ऐसे मामलात का, वो तो फिर यही है ना कि जब इंसाफ की फराहमी के निज़ाम के ऊपर लोगों का अदम एतमाद आ जाए तो रियासत में और मुल्कों में फिर इस मामले के ऊपर जो एक ट्रस्ट होता है, देखिए जो ट्रस्ट होता है ना, वही हर चीज़ को चलाने का बायस बनता है। वो रिश्ते हों, वो आपकी कारोबारी डीलें हों, चाहे वो रियासत के साथ मुआहदे हों, तो किसी भी जो एतमाद का जो फुकदान होता है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि आप भी अपना मुकदमा जो है किसी जगह लेके जाने से, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो पिछले एक हफ्ते 10 दिन में हुआ है, तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही कि मुझे अपना प्रोफेशन भी जारी रखना चाहिए या नहीं जारी रखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह की फैसला जाता है टॉप से बॉटम तक, ये एक अदालत का फैसला नहीं है। इसमें आप देखिए मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज और सुप्रीम कोर्ट लेवल तक और हाई कोर्ट लेवल से क्या क्या फैसले आए हैं, किस कदर मज़हका खेस, किस कदर गैर कानूनी, किस कदर अपना जो है वो बिल्कुल नाजायज़ तरीके से प्रोसीडिंग चला के फैसले किए गए हैं। पार्टियों को आपने पूरी पार्टियों को बाहर भी निकाल दिया इलेक्शनों से। तो इससे एतमाद का जो फुकदान है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और इस इजाफे को अगर तो दोबारा बहाल करना है तो फिर वो बड़ा टाइम लगता है। उसके लिए आपको देखिए, जब एक नजरिया ज़रूरत का केस हुआ था 1956 में, अभी तक उसकी बाज़गश्त सुनाई देती है। अपना कोई भी अगर आप एक गलत फैसला होता है तो उसकी सदियों तक जो है वो मामलात होते हैं। जो देखिए ये चीजों को देखने की जरूरत होती है। लेकिन आपने बात की ना हमारे मुल्क में फैसला साज, बिल्कुल ठीक। और जो आपने बात की कि मैं ये प्रोफेशन जारी भी रखूं या नहीं, और हम देख रहे हैं कि अदलिया के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। जजेस पहले 2 मुस्ताफी हुए, अब कल लाहौर हाई कोर्ट के भी एक सीनियर जज है, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। तो अभी प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। काफ़ी तफसील से बात हुई आने वाले फैसलों के हवाले से, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इससे कोई मतलूबा नताइज हासिल होंगे या नहीं। जो इमरान साहब, आपने एतजाज़ हसन साहब से भी सवाल पूछा, वो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी। आपके नज़दीक वोटर डिसअपॉइंट हो गया है या रिएक्शन के तौर पर दोबारा निकल सकता है 8 फरवरी को उल्टा, जो पहले थोड़ा सा शायद कहीं सुस्त भी पड़ा हो, वो भी निकल आए उस दिन रिएक्शन? अच्छा समीना, मुझे लगता है कि नहीं निकलेगा। अच्छा, उसकी वजह ये है कि अपनी कौम को देखते हुए, इन मामलात को देखते हुए, और फिर जिस तरह से देखें लोग जो हैं ज़्यादा तादाद, अगर आपके 10 साढ़े 10 करोड़ वोटर हैं तो उसमें से कितने लोग हैं, ज़्यादा तादाद तो जो शरीफ लोगों की है, तो वो तो पुलिस से, इदारों से घबराते हैं। उनका तो होता है कि बच्चे भी जो हैं वो किसी ऐसी जगह पे ना चले जाए हो फड्डे से, चीज़ों से। और फिर ख़ास तौर पे 9 मई के वाक़यात के बाद जो चीज़ें, इसको अगर आप देखें ना तो इंटरनेशनली भी देखें। कल आपने देखा BBC ने भी एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो कम बैक के बादशाह हैं और वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए। उसके बाद अगर आप गैलप सर्वे पाकिस्तान देखें, उसके मुख्तलिफ इदारों की चीज़ें देखें, तो जो चीज़ें बैनुल-अक़वामी सतह पे भी सामने आ रही हैं इस हवाले से, वो सर्वेज हों, रिपोर्ट्स हों। इन रिपोर्ट्स में उन्होंने ये भी लिखा है कि बैकिंग भी हासिल है। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ, किस बिना पे, और लोग अगर बैकिंग नहीं होगी तो क्या होगा। बैकिंग के बगैर तो आप देखें कि अगर बैकिंग के बगैर देखें तो फिर तो शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो इस तरह से उसकी पोजीशन ही ना होती। इस वक्त अगर नवाज शरीफ या बिलावल भुट्टो जरदारी अकेले ही दोनों मार्केट में नज़र आ रहे हैं तो, और तीसरी पार्टी कहीं नज़र ही नहीं आ रही, तो उसकी बुनियादी वजह तो वो बैकिंग ही है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी देखें, जिसके पेड़ की चॉइस साहब भी बात कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं कि बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े अच्छे तरीके से अपनी कैंपेन चलाए हुए हैं। और वो जो मुश्किलात हैं PTI की, अगर उनका सबसे ज़्यादा को फ़ायदा हासिल कर रहा है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, क्योंकि वो अपना मैसेज पहुंचाते जा रहे हैं लोगों तक और चीज़ें जो हैं उनको उस अंदाज में लेके। लेकिन चौधरी साहब, आपकी क्या राय है? इमरान साहब तो कह रहे हैं कि लोग मायूस हो गए हैं और शायद नहीं है बड़ी तादाद में,
लेकिन चौधरी साहब एतजाज एहसन साहब ये कह रहे थे कि वो उल्टा रिएक्शन में ज़्यादा निकलेंगे, पहले जो शायद कम भी निकलने थे। आपकी क्या जजमेंट है? देखिए, डिपेंड करता है ना कि आप लोगों को जो पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं किस हद तक मोबिलाइज करते हैं, लेके आते हैं। अगर तो वो इलेक्शन वाले दिन ये समझें कि सब लोग खुद आ जाएंगे, वो तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अर्बन एरियाज में तो लोग आ जाएंगे, लेकिन जो रूरल एरियाज हैं वो प्रीडोमिनेटली काफ़ी फासले होते हैं, मुश्किल होती है, और लोगों के वसाइल भी जो है लिमिटेड होते हैं। और अगर वो सारा कुछ पीटीआई के उम्मीदवार जो है पॉपुलैरिटी के ऊपर रख के बैठेंगे, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। अब तो 3 दिन रह गए, चौथा दिन इलेक्शन है, और इस वक्त इलेक्शन डे मैनेज करने में तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो बिजी हैं। और इलेक्शन डे कैसे मैनेज करते हैं, ये 50% जो कैंपेन होती है और वो एक साइड पे होती है, और इलेक्शन डे मैनेज करना जो है वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो लोग जो हैं वो विलिंग हैं, जो लगता तो है कि पीटीआई को वोट देने के लिए लोग तैयार जरूर हैं। अब क्योंकि आज़ाद लोग हैं, उन्होंने अपना सिंबल किस हद तक जो है वोटरों तक पहुंचाया है, अलग-अलग भी सिंबल्स हैं, उसमें भी एक प्रॉब्लम तो है पीटीआई को, एक नहीं है, एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। इंतजामिया की भी बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं, उनको हर जगह पे रोका भी जा सकता है, कैंपेन भी उनको नहीं की देने जा रही। लेकिन जिन इलाकों में कैंपेन की जाने दे रही है, उधर भी तो कोई ऐसा नहीं इशू नज़र आ रहा। तो पीटीआई के कैंडिडेट्स का भी एक बहुत बड़ा ये इम्तिहान है कि वो किस तरह से इलेक्शन डे मैनेज करते हैं। लोग वोट देने को तैयार हैं पीटीआई को, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब टर्न आउट पॉपुलैरिटी वोट में तब्दील होगी या नहीं, ये 8 फरवरी को एग्जैक्टली कहा जा सकता है। लेकिन इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, मैं उस पर ज़रूर बात करूंगी। आज मैं शेख रशीद साहब की एक वीडियो भी देख रही थी, ज़ाहिर है वोट की कैंपेन के लिए थी, लेकिन शेख साहब जो हैं पहले लग रहा था कि जैसे उनके मामला सही हो गए हैं, लेकिन वो दोबारा फिर गिरफ्तार भी हुए। उसके बाद उनकी अब ये भी कहा जा रहा है कि 9 मई के वाक़यात में उनके इमा पर जो है वो साजिश हुई, और ये जो 2 रहनुमा हैं वासिक कयूम साहब, वो भी उनके खिलाफ आदा मुआफ़ गवाह बन गए। अब इमरान साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि शेख साहब जिनके ऊपर हमेशा ये कहा जाता था कि उन्होंने गेट नंबर 4 की सियासत की, वो खुद फ़ख्र से कहते थे वो 9 मई की साजिश तैयार करेंगे, उनके घर बैठ के लाल हवेली के अंदर हुई, ये अब उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। तो ये शेख साहब की सियासत आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मामला ये है कि शेख रशीद साहब जो है ना, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने हमेशा गेट नंबर 4 की सियासत की है, और वो कहते थे बरमला अपने जलसों में भी कि मेरा तो हल्का इंतखाब GH की है और सारे। लेकिन बात यह है कि वो कहते हैं सदा बादशाही तो सिर्फ अल्लाह के घर में। शेख रशीद साहब के मामला जो हैं वो भी उस तरह से हुए, वो इमरान खान साहब की मोहब्बत में ना, वो भी शेख रशीद साहब ने हमेशा पॉपुलर सियासत जो है वो की, लेकिन साथ वो पावर पॉलिटिक्स को भी समझते थे। उन्होंने असल में पॉपुलर सहाफत को बेस बना के की पावर पॉलिटिक्स ही है, लेकिन यहाँ पे आके वो ये समझे कि शायद पॉपुलर जो सियासत है वो इस कदर पॉपुलर हो गई है कि मैं भी उसके साथ ही बह के कामयाब हो जाऊँगा, लेकिन वो उनकी जो असेसमेंट है वो गलत होगी। अब अब्बासी साहब हों या वासिक क्यूम साहब हों, देखें वादा माफ गवाह जो हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अब ये तो वक्त ही बताएगा कि वो क्या गवाही किस तरह से उनकी जो है वो कारगर साबित होती है कि नहीं। लेकिन शेख रशीद साहब के लिए फिलहाल रावी चैन नहीं लिख रहा। ठीक है चौधरी साहब, मुझे तो ऐसा भी लगता है जैसे कोई कंफ्यूज्ड किस्म की पॉलिसी चल रही है शेख साहब की, यानी एक तरफ इधर की भी शॉट लगाते हैं, फिर दूसरी तरफ भी विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। आपकी क्या राय है? देखिए, शेख रशीद साहब जो है वो ना खुदा में ला ना वसाले सनम। बात यह है कि पीटीआई वाले जो हैं उनको वो गद्दार समझते हैं, और वो हर किसी को गद्दार समझते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई की जो कमांड एंड कंट्रोल आजकल जिन हालात के पास है, या तो वो अपनी बाहर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा संजीदा इल्ज़ामात की जद में है, और उनको भी नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं इधर। शेख रशीद इस उम्र में और जिस तरह से वो खड़े रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये तो उनके साथ ज्यादती है कि उनको जो है उनको इलेक्शन लड़ने की पादाश में वो जेल के अंदर भी हैं, लेकिन जो उनके साथ होता हुआ नजर आ रहा है, तो उससे तो नजर ये आ रहा है कि उनकी पोजीशन बेहतर है, क्योंकि जिसकी पोजीशन बेहतर है वो जेल के अंदर है, और जो इलेक्शन नहीं कर सकता था वो इलेक्शन वो अंदर है। अब मसला ये है कि शेख रशीद साहब जो है वो इलेक्शन ना लड़ने पे एग्री नहीं कर रहे थे मेरे ख्याल में,
तो ये बातें तो है। अब ये जो वादा मागवा हैं इनके अपने किरदार क्या हैं, ये भी रोल होगा उनके घर पे अगर होगी। तो मेरे ख्याल में शेख रशीद साहब, जहाँ तक मुझे इल्म है, वो तो उस दिन अल्लाह के घर में थे, वो तो सऊदीया बैठे हुए थे। तो वहाँ से बैठ के अगर उनको कुछ किया है या नहीं किया, और उनको एक 12 मुकदमों में जमानत मिल गई, एक में नहीं मिली, तो शेख रशीद का मामला जो है, मुझे तो उनसे हमदर्दी भी है। इस उम्र में उन्होंने काफी तकलीफ भी झेली है, लेकिन शेख साहब जो है वो बेचारे दोनों तरफ से इस वक्त तनकीद की जद में है। चलिए यहीं पे आज बात को समेटते हैं। जाहिर है आगे पूरा हफ्ता ही बढ़ल है और हमारा और आपका साथ रहेगा इंशाल्लाह, और इस पर आपसे बातचीत होती रहेगी। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।